हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये आपका इंटर में मतलब क्लास 12th के जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में आ रहा है पास में, वो इस चैप्टर को पढ़कर, केवल एक चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़कर कम से कम वो एग्ज़ाम में 10 नंबर ला सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, तो आप जाकर उन वीडियो को देखिए। और अगर आप लोगों ने हमारी स्टडी टिप्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद में इन्हें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और एग्ज़ाम से पहले जो स्टडी टिप्स जो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत इफेक्टिव भी हैं। तो एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ आप सभी लोगों ने पढ़ के जरूर जाना। और जो मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये तो आपको पता है कि चैप्टर हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत है। चैप्टर नेम मतलब 5वां है। और जे रस्तु में क्यों बोलता हूँ ये तो आपको पता ही होगा अगर आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सिकिल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है। इसमें से कौन सा त्रिक वेलिन को कोड करता है? तो जो वेलिन को कोड करता है उसको हम बोलते हैं GUG। ठीक है ना। तो पेपर में देखो, जेनेटिक कोड आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो मैं आप लोगों को प्लीज़ बता रहा हूँ। अगर आपने इस चैप्टर में जेनेटिक कोड एक टॉपिक है, उसे आप पढ़ के जरूर जाना, जिसको हम अनुवांशिक कोड बोलते हैं। वो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा उससे एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया, चलो कोई नहीं, अभी पहले से मैं हवाई जहाज मोड पे लगा देता हूँ। चलो अब ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ZZZW प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है ये मिलता है पक्षियों में। अगर पक्षियों में होता है तो देखो, पक्षी जिसमें डायरेक्ट ना लिख रहा है उसने क्या बोल दिया, मोर बोल दिया है, तो आपका आंसर होगा मोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि के एक विषमयुग्मजी लंबे पौधे को समयुग्मजी बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो बौने पौधे का परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, इसमें आप लोगों को करना क्या है, विषमयुग्मजी लंबे पौधे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, समयुग्मजी बौने पौधे स्मॉल टी, इनका हमें कराना है संकरण। तो इसका कराएंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे तो स्मॉल टी, और लास्ट वाले के साथ कराएंगे तो स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये दोनों जो हैं ये बौने पौधे हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कितने परसेंट है ये, 50%। ठीक, आंसर मेरा क्या आएगा, ऑप्शन ए 50%। क्वेश्चन नंबर 3 है, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है? ठीक है, तो जो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसमें एक गुणसूत्र जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन AAXO। यहाँ पर ए जो है वो ऑटोसोम को दर्शा रहा है, जिसको अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपको शायद पता होगा, AAXXY, तो इसको हम क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। अगर पेपर में ऐसे आया था कि क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत सही है तो आप AAXXY लगाते। ठीक है, ये आपका सुपर फीमेल है और ये सुपर मेल है। अगला है, ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है, क्या होता है? तो आपको बता दें वो होता है ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों में होता है, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। क्या कहेंगे आप, कोई एंटीजन नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखना कि जो रुधिर वर्ग ओ होता है इसको सर्वदाता रुधिर वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, अगला है, संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? तो आप कहेंगे 50% मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वंशागति की इकाई है, तो वंशागति की इकाई क्या है बता देना आप, जीन है। आगे प्रश्न नंबर 8, लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्र पर होते हैं वो कहलाते हैं, उनको हम लिंग संलग्न रोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लिंग संलग्न रोग। अगला है, प्रभाविता
एवं पृथक्करण के नियम या अनुवांशिकी के जनक किसको मानते हैं? तो जैसा कि आपको पता होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो अनुवांशिकी के जनक हैं। प्रश्न नंबर चलेंगे हम 10 की तरफ। देखिए 10 क्या कह रहा है हमारा? 10 कह रहा है प्रथम संतानी पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक से एक के साथ किया गया संकरण है। तो देखो हमने आपको ये पढ़ा रखा है, आपको याद आ रहा होगा कि प्रथम संतानी पीढ़ी का मतलब होता है F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी का दोनों जनक में से किसी के साथ भी अगर मैं कराता हूं तो इसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे? संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, अगर F1 पीढ़ी का अप्रभावी जनक के साथ में कराता तो बताओ क्या बन जाता? तो बन जाता टेस्ट क्रॉस। क्या बनता? टेस्ट क्रॉस। ठीक है ना। आइए अगला चलते हैं हम। ये हमारे पास दे रखे हैं अति लघु प्रश्न। तो अभी मैंने आप लोगों को 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और अब मैं आप लोगों को 10 कराने वाला हूं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 से 3 बार देखना, और एग्ज़ाम से पहले इन सभी वीडियो को अभी नॉर्मल मोड में देख लो, एग्ज़ाम से पहले 1.5 पर मतलब स्पीड बढ़ाकर इनको देख कर चल जाना, जिससे फास्ट रिवीजन आप लोगों का हो सके। आइए अगला है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो आप कहेंगे डीएनए के किसी एक क्षार युग्म या न्यूक्लियोटाइड क्रम में होने वाले परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया। तो जो सिकल सेल एनीमिया है इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिकल को S, सेल C, एनीमिया A। ठीक है, तो बोल गया सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना। दात्र कोश का अरक्तता या हैंसियाकार सेल एनीमिया भी इसको बोल देते हैं। वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? तो आप बताएंगे सटर्बा बावेर ने 1909 में किया था। ठीक, अगला है प्रभाविता एवं और अप्रभाविता में अंतर लिखो। तो ये आप लोगों को मैंने करा रखे हैं, अगर आप लोग खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको भी होमवर्क में मिलनी चाहिए। ठीक है, जिससे ये पता चल सके मुझे कि आप घर पर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे, या मैं आप लोगों की मेहनत करने के लिए लगा हुआ हूँ और आप लोग घर पर बैठकर कुछ मेहनत ही ना कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा करते भी हैं तो भाई लॉस तो आप लोगों का ही होने वाला है। मेरा समझाने का काम है, मैं तो भाई लगातार समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। अगला है बारपिंड की खोज किसने की? इसकी सहायता से लिंग की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? ये है, तो बारपिंड की खोज की थी भाई मुरेवार ने। ठीक है, और ये मादा देह कोशिकाओं में पाई जाती है, नर कोशिकाओं में नहीं। तो देखो जब लिंग का निर्धारण होता है तो जब काय कोशिका में बारपिंड होता है तो हम समझ जाते हैं वो लड़की है, जिसमें नहीं होता तो समझ जाते हैं वो लड़का है ना। चलिए अगला है मनुष्य में जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति के 2 उदाहरण लिखिए। क्या लिखिए? 2 उदाहरण। तो 2 उदाहरण हैं रंजकहीनता और एल्केप्टोन्यूरिया। यहां पर एक चीज और समझनी है आपको, जीनी व्यतिक्रम। तो जीनी व्यतिक्रम का मतलब होता है जीन की कमी के कारण या जीन में प्रॉब्लम्स के कारण होने वाले रोग। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस की परिभाषा लिखिए और चित्र बनाइए। आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूं, आप अपने से लिख लेना। जब हम F1 पीढ़ी का किसी भी अप्रभावी जनक के साथ क्या करते हैं? अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करते हैं तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ठीक है ना। आपको क्या काम करना है? एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी लेना है, दूसरी तरफ आपको स्मॉल टी लेना है, इन दोनों का आपस में क्रॉस करके दिखा देना है, तो ये आपका बन जाएगा चित्र। क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुधिर वर्ग O वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग AB वाली एक स्त्री से शादी करता है तो उनकी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा? भाई ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये प्रश्न कैसे किए जाते हैं आज मैं इनका कॉन्सेप्ट भी सिखाने वाला हूँ। अगर आप पर मतलब कि ब्लड ग्रुप निकलना आता है तो ठीक, अगर नहीं भी आता तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो मैं सिखाऊंगा, उसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के जो ब्लड ग्रुप से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप इजीली कर पाएंगे। तो देखो पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये मैं समझा दूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो मैंने लिखा IA
ठीक, फिर मैंने लिखा IA IO। अगर आप लोगों को ब्लड ग्रुप ए बोले तो ब्लड ग्रुप ए की दो संभावनाएं होती हैं, पहला IA दूसरा IAIO। इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझ लीजिए। देखो ये आई जीन है, इसके ऊपर ए दोनों समान हैं तो बोलेंगे समयुग्मजी ब्लड ग्रुप ए। दूसरी तरफ IAIO तो यहाँ पर तो अलग अलग हैं तो आप बोलेंगे विषम युग्मजी ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ये दोनों ही ब्लड ग्रुप ए हैं लेकिन एक समयुग्मजी है दूसरा विषम युग्मजी है, बस इतना अंतर है। ठीक, आगे क्या कॉन्सेप्ट है, आगे के कॉन्सेप्ट को भी सीख लेते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा IB, फिर मैंने लिखा IBIO, ठीक है, और यहाँ पर लिखा B। ठीक, इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप बी की भी दो संभावनाएं होती हैं, IBIB और IBIO। ये भी ब्लड ग्रुप बी है लेकिन ये समयुग्मजी, ये भी ब्लड ग्रुप बी है लेकिन ये विषम युग्मजी है। तो इस तरीके से दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। अगर मैं बात करूं IAIB तो ये ब्लड ग्रुप है AB का, कौन सा है, यहाँ A यहाँ B, तो हो गया ब्लड ग्रुप AB। तो AB ब्लड ग्रुप वाला जो होते हैं ना वो केवल एक ही होते हैं। ठीक, लास्ट वाला देख लीजिए IOIO और ये हो गया हमारा ब्लड ग्रुप O। तो इस तरीके से मैंने जो अभी समझाया है इसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। तो ब्लड ग्रुप ABO के 6 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, ये वाली बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि ये प्रश्न मतलब करने कैसे होते हैं, इनको प्रश्न को करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पहले देखिएगा आपको क्या काम करना है। अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आपको दे रखा है तो आपको जहाँ पर O दे रखा है वहाँ पर अंडरलाइन कर लेनी है और जहाँ पर AB दे रखा है वहाँ पर अंडरलाइन कर लेनी है। बस आपको इन दोनों की अंडरलाइन करनी है और आपका आंसर सामने दिखाई देगा। देखो कैसे, पहले आप एक इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स। ठीक है, इसको पुन्नेट वर्ग बोलते हैं और एक तरफ लिखेंगे आप IAIB और दूसरी तरफ IOIO। मतलब एक तरफ मैंने पुरुष को रख दिया, एक तरफ मैंने स्त्री को रख दिया। ठीक है, अब हमें क्या काम करना होता है, इन दोनों का आपस में संबंध बनाकर बॉक्स के अंदर रख देना होता है। जैसे IA और IO, ठीक है, इसको मैं क्या काम करूंगा, इसके अंदर रखूंगा IAIO। ठीक, फिर मैं IA और इसके साथ करूंगा ऐसे ही, तो IAIO। ठीक, देखो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि भाई मतलब आप लोगों को ये दिखाई कम दे रहा हो क्योंकि आपको पता ही मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है। IBIO और यहाँ पर IBIO। ठीक, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। ये IAIB, ठीक, IOIO। वो तो हमारा जो तरीका था वो था पुन्नेट वर्ग का। ये है रेखा चित्र। तो आपको क्या काम करना है, एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है और यहाँ रख देना है, बन गया IAIO। ठीक, फिर ऐसे करना है, एक इधर से एक इधर से, IAIO। ये दोनों ब्लड ग्रुप कैसे बने मेरे, ये मेरे बने ब्लड ग्रुप A, लेकिन कैसे, विषम युग्मजी। ठीक है, उसी तरीके से एक इधर से लो, एक इधर से लो, IBIO। ठीक, इधर से लो और इधर से लो, IBIO। ठीक, तो इस तरीके से मेरे पास 50% A वाले और 50% B वाले क्या बने, ब्लड ग्रुप बने। अगर आपको मतलब कि ये समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेना, आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जीन रूप को जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम, दृश्य रूप को हम लक्षण प्रारूप बोलते हैं।
तो इन दोनों को हमें क्या काम करनी है, इस पर टिप्पणी करनी है, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन को बताना है, ठीक है ना। तो पहले भी देखते हैं हम जीनोटाइप को। किसी जीव के जीन संरचना का उल्लेख जीनोटाइप कहलाता है। ठीक, अगर हम जब जीन के बारे में देखेंगे तो हम जीनोटाइप बोलेंगे। अगर जब हम किसी पौधे को या किसी जंतु को बाहर से देखकर बताएंगे तो उसे हम बोलेंगे फिनोटाइप। तो फिनोटाइप देखो, किसी जीव के बाह्य लक्षणों का उल्लेख फिनोटाइप कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको सिखाया था एक संकर संकरण प्रयोग में F2PD का जो दृश्य प्रारूप था फिनोटाइप 3:1 था, क्योंकि उसमें 3 लंबे पौधे थे और 1 बौना पौधा था। जबकि जीन प्रारूप जो था वो कैसा था, 1:2:1। एक शुद्ध लंबा, एक कैपिटल टी था, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी थे और एक लास्ट में स्मॉल टी था, है ना। शायद आप लोगों को याद होगा। आइए अगला है एलील या एलीलोमॉर्फ किसे कहते हैं। तो विपरीत लक्षणों वाले युग्म को हम एलील बोलते हैं। जैसे बीज के लिए गोल और झुर्रीदार, एक गोल था एक झुर्रीदार था। पौधे की लंबाई के लिए एक पौधा लंबा था एक पौधा बौना था, तो इनको हम एलील बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एलील। आइए आगे एक प्रश्न है, कोई भी बच्चा वर्णांध नहीं पैदा हुआ जबकि उनके पिता वर्णांध थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 2020 में यूपी बोर्ड में एग्जाम में आ भी चुका है और अभी भी इसके अंदर आने की पूरी ताकत है, ठीक है ना। प्रश्न आपको आज जो मैंने दे रहा हूँ ना, हल्के में बिल्कुल मत लेना। अरे भाई ये प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। देखो, कोई भी बच्चा वर्णांध पैदा नहीं हुआ तो देखो XCY और XX, मतलब पिता तो वर्णांध करा देना आप, और महिला जो है जिससे इसकी शादी हो रही है उसको सामान्य कर देना, ठीक है। सामान्य महिला के साथ अगर आप शादी करा देंगे तो किसी भी बच्चे में वर्णांधता के गुण नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं उसको हम लास्ट में बताएंगे आप लोगों को, तो आप हमारी वीडियो में बने रहना। निकल मत जाना भाई, बीच में निकल जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, समय में कुछ भी नहीं आएगा आपको समझना है, जानना है तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। देखिए, सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। अब जो भी प्रश्न आएंगे वो 3-3 नंबर में आपके यूपी बोर्ड में आएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव 1-1 नंबर में, जो दूसरा वेरी शॉर्ट थे वो 1 नंबर में 2 नंबर में आएंगे, और ये वाले जो हैं ये शॉर्ट हैं, ये 3-3 नंबर में आपके यूपी बोर्ड में पूछे आएंगे। और आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना या फिर आंसर उठा के देख लेना, चेक करके देख लेना। इधर आप पढ़ोगे ना, उधर वो डायरेक्ट ही पूछे जाएंगे, इससे बाहर कोई नहीं आएगा पेपर में। देखिए, सह प्रभाविता, जब किसी जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर F1 पीढ़ी में मध्यवर्ती लक्षण या मिश्रित रूप से दोनों अपने आप को प्रदर्शित करते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। तो सह प्रभाविता क्या है, जब 2 जीन हैं दोनों ही अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं तो बोलेंगे हम सह प्रभाविता, ठीक है। मनुष्य में रुधिर 4 प्रकार के होते हैं, ABO, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की RBC करती हैं। इन रुधिर वर्गों का आई जीन नियंत्रण करता है। AB रुधिर वर्ग में IA दोनों जीन अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए सह प्रभाविता का बेस्ट एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी करो। तो कुछ पेड़ पौधे व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतान में कोई भी लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता या मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अगर आपसे पेपर में एग्जाम्पल की पूछे तो एक चीज़ बता देना, गुलाबांस पर एग्जाम्पल, मतलब गुलाबांस पर इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था, और जो एक्सपेरिमेंट किया था अपूर्ण प्रभाविता पर वो कार्ल कोरेंस ने किया था, ठीक है। कभी कभी गुलाबांस का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है तो मिराबिलिस जलापा इसको बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आपको शायद दिखाई दे भी रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, देखिए। कोरेंस ने गुलाबांस मिराबिलिस जलापा में देखा कि लाल फूल वाले पादप को सफ़ेद फूल वाले पादप से क्रॉस कराने पर गुलाबी फूल वाले पादप उत्पन्न होते हैं, और ये F2 पीढ़ी में 1:2:1
लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात दर्शाते हैं। आपको बता दें इसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप जो होता है वो दोनों में समान होता है, 1:2:1। ठीक है ना, कोई दिक्कत मत लेना, हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम दोबारा समझा देंगे उसे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप हमें बताइए कि आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत करने में लगे हुए हैं भाई, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। एक टीचर होकर आपके साथ लगे हुए हैं और स्टूडेंट अगर आपका एग्ज़ाम है लेकिन आपको तो और ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूँगा किसी के साथ। ठीक है ना, ये आपका एग्ज़ाम नहीं है, आपके नंबर अच्छे आएंगे तो मेरे भी नंबर अच्छे आएंगे, मेरा भी नाम होगा, मेरा ये लालच है आपके साथ। बाकी का भाई आप लोग नाम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो आपको पता होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेहनत करके आगे बढ़ें और अपने घर वालों का नाम रोशन करें, और जो आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, जो भी आप नॉलेज ले रहे हो वो तुम्हारे भविष्य में काम आए, जिससे आपका अच्छा कैरियर बन सके या फिर आप अच्छे इंसान बन सकें। यही है हमारा मकसद। तो देखें, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या करो। एक ही लक्षण के लिए विपर्यायी पौधे के संकरण के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के लंबे और बौने पौधे के मध्य संकरण कराया गया संकरण। एबन पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे लेकिन विषम युग्मजी थे। एबन पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक कैपिटल टी बौनेपन के कारक स्मॉल टी पर प्रभावी होता है। स्मॉल टी कारक अप्रभावी होता है, अतः एबन पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता। एबन पीढ़ी के सभी पौधे लंबे होते हैं, अतः एक लक्षण को नियंत्रण करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो उसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद करके जरूर जाना, पेपर में आपके लिए ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखो, एक आपको लंबा पौधा दिखाई दे रहा होगा, एक बौना दिखाई दे रहा होगा। जो लंबा पौधा है वो कैपिटल टी है, जो स्मॉल टी है वो बौना है। इन दोनों के मध्य जैसे ही मैं संकरण कराऊंगा तो आपको बता दें कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, जिसको हम संकर लंबे पौधे बोलेंगे। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब दोनों जीन अलग अलग हैं, इसका मतलब ये विषम युग्मजी होगा। जब मैं इसका स्वयंपरागण कराऊंगा तो मेरे पास 4 पौधे आएंगे। इन 4 पौधों में एक मेरे पास कैपिटल टी, 2 मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और एक मेरे पास स्मॉल टी आएगा। मतलब अगर मैं जीनोटाइप दूंगा तो जीनोटाइप कैपिटल टी 1 है तो 1 लिख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है 2 लिख दो, स्मॉल टी 1 है तो 1 लिख दो। फिनोटाइप का मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कितने लंबे हैं कितने बौने हैं तो बताएंगे ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, मतलब 3 लंबे हैं, ये बौना है, मतलब 3:1। आपको केवल देखकर बताना होता है कितने लंबे और कितने बौने, बस ये देखकर बताना है और आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, कारण व लक्षण बताइए। अच्छा प्रश्न है, इसे पढ़ के जरूर जाना। इंग्लैंड के लैंगडन डाउन ने मंगोली जड़ता का अध्ययन किया। पेपर में ये भी आ सकता है कि मंगोली जड़ता रोग कौन सा है, या मंगोली जड़ता रोग किसे कहते हैं, या मंगोलिज्म किसे कहते हैं, मतलब अलग अलग नामों से ये पूछा जा सकता है। क्या कारण है भाई ये रोग होने का, इसमें 21वीं जोड़ी, इसको ध्यान जरूर रखना। क्या ध्यान रखोगे, इसमें 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी का मतलब 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र का आ जाना, जिसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। सिंपल है, टोटल तो 46 होते ही हैं, एक गुणसूत्र और बढ़ गया 21वीं में तो कितने हो जाएंगे 47। इस सिंड्रोम में चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, मतलब मंगोल तो जानते होंगे ना, मंगोलिया एक देश है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो मंगोल। आइए लक्षण देखो, ये व्यक्ति कद में छोटे होते हैं और मंद बुद्धि के होते हैं। दूसरा पॉइंट, इनका सिर गोल होता है, गर्दन मोटी होती है, उंगलियां ठुंडदार होती है, मुख खुला हुआ होता है, आंखें तिरछी होती हैं। तीसरा पॉइंट, इनके जननांग सामान्य लेकिन पुरुष नपुंसक होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला हमारा
प्रश्न था डाउन सिंड्रोम वाला। देखो मैं स्पीड में थोड़ा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि भाई ये सर इतनी लंबी वीडियो, या फिर लंबी वीडियो को देख कर ही वो बोलते हैं कौन इतना टाइम वेस्ट करे। उनके लिए पढ़ाई भी टाइम वेस्ट लगती है बहुत से बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर कर सकूँ, ठीक है ना। तो आप देखो पढ़ाई कितनी भी लंबी हो, आप भाई पीछे मत हटा करो, थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा मगन हो जाया करो, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, हैं। ऐसे मत करो कि भाई पढ़ाई को इतने इतने यार इतने हल्के में पता नहीं क्यों लेते हैं पढ़ाई को, ऐसे मत करो भाई। आइए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, कारण व लक्षण बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में 3 नंबर दिलाकर जाएगा ये। इसका वर्णन H.F. क्लाइनेफेल्टर ने किया था। और क्या कारण है, इनमें लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी पाई जाती है तथा कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षणों का मिश्रण भी पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपका क्या है, इसका फॉर्मूला है। वैसे तो देखो आपको पता होगा कि लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होते हैं, यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसके कारण टोटल गुणसूत्रों की जो संख्या है यहाँ पर 47 हो गई है, क्योंकि एक लिंग गुणसूत्र यहाँ पर बढ़ गया है। लक्षण देखिए, वाय गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनका जो शरीर है वो लंबा और सामान्य पुरुष जैसा होता है। दूसरा पॉइंट, इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता, अतः ये नर बंद होते हैं। बंद का मतलब ये नपुंसक होते हैं, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। स्त्रियों के समान बाल कम होते हैं और स्तनों का विकास होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ताली बजाकर जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, समथिंग ये वही लग रहे हैं मेरे को। तो क्या आप लोगों ने देखे हैं वही क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम वाले? क्या आपके गली मोहल्ले में कोई है क्या? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप लोगों ने ऐसे भी देखे हैं। चलिए अगला है अतिनर, XYY। तो देखो इनमें भी जो गुणसूत्र हैं वो बढ़ जाएंगे, लिंग गुणसूत्र। जो पुरुष होते हैं लंबे होते हैं, मूर्ख होते हैं, गुस्सैले होते हैं और अपराधी स्वभाव के होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा सेट मैक्स पर आए दिन मेरा मूवी आती रहती है, तो उसमें एक तुमने देखा होगा हैवान सा, गॉडजिला सा, लंबा सा, काली है, देखा है नहीं देखा? बताना मुझे क्या आप लोगों ने ये वाली मूवी देखी नहीं देखी, मेला? वैसे ऐसा कोई होगा नहीं जिसने मूवी मेला ना देखी हो, है ना। गुज्जर काली, डायरेक्ट सुना है आप लोगों ने, काली पट्टा दे, अरे बड़ा तगड़ा डायलॉग है भाई ये। आइए अगला है अतिमादा। अतिमादा XXX, ये स्त्रियां मूर्ख होती हैं और बांझ होती हैं, ठीक है। आइए अगला चलते हैं, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने के क्या लाभ हैं? भाई आपको सिंपल सी वाली बात है कि आप जैसे मान लो किसी की वीडियो देखते हैं, तो क्यों देखते हैं? वीडियो बहुत सारी हैं, आप किसी की नहीं क्यों देखते हैं? या फिर कहीं कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी टीचर पढ़ते हैं, तो क्या क्यों पढ़ते हैं आप उस टीचर पर? टीचर तो बहुत सारे हैं। मतलब आप किसी चीज़ को जब सेलेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई तो उसमें गुण देखते होंगे, तभी आप उसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था, उन पॉइंटों को हम समझते हैं। यह एक वर्षीय पौधा होता है और इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, यह पौधा द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी तो आप जानते ही होंगे, द्विलिंगी का मतलब इसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही फूल में मिल जाते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। परागण मैंने परागण, स्वपरागण, परपरागण, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, ठीक है। इनमें यह पौधा आनुवांशिक रूप से शुद्ध था, मतलब शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, ऐसे आप लोगों ने सुने ही होंगे। अगला, इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं, अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही। मतलब इन सभी पॉइंट के कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस पौधे को चुना था। यह आपके यूपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। और अब देखिए, अब हम चलते हैं कौन से, दीर्घ वाले पर आ गए हम। कहाँ पर आ गए हम? दीर्घ वाले पर। भाई दीर्घ वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, शायद आप लोग पढ़ेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। देखिए दीर्घ वाला हमारा है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, अथवा लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करो। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना,
लिंग निर्धारण वाला, ऐसा कोई सा भी आपका साल नहीं जाता जो एग्जाम के किसी ना किसी सेट में ये वाला प्रश्न ना आता हो। बायोलॉजी में ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मतलब मैं खुद देख रहा हूँ बहुत दिनों से कि जब भी मतलब प्री बोर्ड हो या हाफ ईयरली के पेपर हो, कोई सा भी पेपर में बायोलॉजी का इंटर का देख लूँ यार, ये वाला पता नहीं क्यों डाला ही जाता है। कुछ ना कुछ इसमें खास है, लेकिन क्या खास है आइए देख लेते हैं। पहला है लिंग गुणसूत्र। क्या है? लिंग गुणसूत्र। देखो पढ़ो, एक लिंगी प्राणियों में एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जो प्राणियों के लिंग का निर्धारण करते हैं, उन्हें लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। शेष गुणसूत्रों को हम अलिंग गुणसूत्र बोलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे 40, क्या हो गया भाई, चलिए ऊपर चलो, 44 तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं और XX ये होते हैं लिंग गुणसूत्र, मतलब XX या XY ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। मैकलंगन के लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद के अनुसार मानव में XX या XY लिंग गुणसूत्र द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। आइए अब देख लेते हैं लिंग निर्धारण की XY विधि को। स्त्री में दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, अब तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हमारे बच्चे। तथा पुरुषों में एक लैंगिक गुणसूत्र X एवं दूसरा Y गुणसूत्र होता है। क्यों? समझ गए ना कि जो पुरुष होगा वो एक उसमें X होता है और एक उसमें Y होता है। ठीक है। समयुग्मजी स्त्री में अंड जनन द्वारा सभी अंडाणु समान बनते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि महिलाएं जो होती हैं, महिला में XX क्या है, ये अंडाणु है, उसमें समान बनेंगे। जबकि विषम युग्मजी पुरुष में शुक्राणु जनन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 50% X शुक्राणु A+X और 50% A+Y शुक्राणु बनते हैं। यहाँ पर A ऑटोसोम को दर्शा रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 22+X, ठीक है, या फिर मैं लिखूँ A+Y, एक ही बात होती है। निषेचन के समय यदि A+Y शुक्राणु का मिलन अंडाणु के साथ होता है तब नर संतान पैदा होती है। यदि अंडाणु का मिलन A+X शुक्राणु के साथ होता है तब मादा संतान पैदा होती है। यह केवल संयोग है कि कौन से शुक्राणु का निषेचन अंडाणु के साथ होता है। इसी के आधार पर संतान का लिंग निर्धारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामने आपको इसका डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? A+X और A+X मिलेगा तो पुत्री पैदा हो जाएगी। A+Y शुक्राणु A+X के साथ मिलेगा तो पुत्र पैदा हो जाएगा, है ना। लड्डू फड्डू बटवा लो बेटा, अब तो पुत्र पुत्रियां पैदा हो चुकी हैं यहाँ पर। आइए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको 5 नंबर प्यार से दिलाकर जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, कहीं से भी कैसे भी ये पूछा जा सकता है। लिंग संलग्न वंशागति क्या है? मनुष्य में हीमोफीलिया तथा वर्णांता की वंशागति का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये आप छोड़ के मत जाना, लास्ट तक बने रहना, मजेदार वीडियो है। लैंगिक गुणसूत्र पर कुछ दैहिक लक्षणों के जीन भी विद्यमान होते हैं। ऐसे लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं और इनकी वंशागति लिंग संलग्न वंशागति कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये 3 भागों में मैंने बांटा है। पहला क्या है? X संलग्न लक्षण। वे लक्षण जिनके जीन्स X गुणसूत्र के असमजात खंडों पर रहते हैं, Y गुणसूत्र पर इनका युग्म विकल्पी नहीं होता। X संलग्न लक्षण प्राय अप्रभावी होते हैं। शब्द पर ध्यान देना, अप्रभावी, ठीक है। इनके जीन पिता से पुत्री में जाएंगे और माता से पुत्र और पुत्री दोनों में जाएंगे। इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस वंशागति। क्या बोलेंगे? क्रिस क्रॉस वंशागति। तो पेपर में 1 नंबर में अलग से आ सकती है क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं। पेपर में आ सकता है X संलग्न लक्षण कैसे होते हैं, तो बताएंगे अप्रभावी। पेपर में आएगा X संलग्न लक्षण दर्शाने वाले 2 उदाहरण लिखिए, तो बताएंगे वर्णांता जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, दूसरा है हीमोफीलिया, ठीक है। आइए अगला है Y संलग्न लक्षण जिसको बोलते हैं हम हॉलैंड्रिक। इनके जीन Y गुणसूत्र के असमजात खंड पर होते हैं।
एक्स गुणसूत्र पर इनका युग्म विकल्पी नहीं होता। ये लक्षण केवल पिता से पुत्रों को प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है कर्ण पल्लवों के हाइपरट्राइकोसिस। आप लोगों ने शायद देखा होगा, गौर करना इस चीज़ को, आप लोगों ने देखा होगा ये किसी के कान है, जैसे लालू प्रसाद यादव के या मुलायम सिंह यादव है, इनके ऊपर कान पर ऐसे मोटे लंबे बाल होते हैं, उन्हीं को कहते हैं कर्ण पल्लवों की हाइपरट्राइकोसिस। लास्ट, एक्स वाई संलग्न लक्षण। वे लक्षण जिनके जीन्स एक्स तथा वाई दोनों गुणसूत्रों के समजात खंडों पर विखंडनों पर एलील के रूप में होते हैं उनको एक्स वाई संलग्न लक्षण बोल देते हैं। पेपर में अलग से ये वाली बात पूछी जा सकती है भाई तुमसे कि वर्णांता की वंशागति या वर्णांता क्या होता है, वर्णांता किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, पढ़ के जाना। वर्णांता का वर्णन हॉर्नर ने किया था। यह अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद करने में असमर्थ रहता है। लाल रंग की वर्णांता प्रोटेनोपिया तथा हरे रंग की वर्णांता ड्यूटेरानोपिया कहलाती है। अतः इसे लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक हॉर्नर, इसके नीचे अंडरलाइन करना, एक अप्रभावी जीन यहाँ अंडरलाइन करना, लाल हरे रंग में ये अंडरलाइन करना, और इसके नीचे करना प्रोटेनोपिया और ड्यूटेरानोपिया। ये आपके वो पॉइंट हैं जो अलग से पेपर में एक एक नंबर में आ सकते हैं। एग्जाम्पल है रेलवे व ट्रैफिक पुलिस में नियुक्त नहीं किए जाते। तो पेपर में आएगा कि रेलवे व ट्रैफिक पुलिस में वर्णांता वाले व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाता, क्यों? तो आप कहेंगे कि भाई ये लाल हरे रंग में अंतर कर नहीं पा रहे, तो ये सिग्नल को ठीक से पहचान नहीं पाएंगे, जिसके कारण हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट कोई बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा जन धन की हानि हो जाए। इसलिए रेलवे में या पुलिस में अगर कोई इनकी नियुक्ति होती है, इनका सिलेक्शन होता है, तो पहले आँखों की जांच जरूर कराते हैं, इससे वो ये चेक कर सकें कि किसी व्यक्ति में कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। ठीक है ना। चलिए कॉन्सेप्ट सीखो। एक्स सी एक्स अगर लिखा हुआ मिले तो बोलेंगे वाहक लड़की, या फिर किसी प्रश्न में आपको वाहक लड़की मिले तो आपको क्या करना है, एक्स सी एक्स होता है, ये दिमाग में रखना है। वर्णांत लड़की के लिए एक्स सी, तो ये वर्णांत लड़की है। अगला है एक्स सी वाई, ये हमारा वर्णांत लड़का है। आइए अब इसके आधार पर प्रश्न कैसे किए जाते हैं उसको हम सीख लेते हैं। ठीक है ना। प्रश्न को सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न हार्ड होते नहीं है, लेकिन बच्चे कर नहीं पाते, फिर भी वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं होता। तो देखो, एक वर्णांत पुरुष, जब भी आप कोई भी प्रश्न करें ऐसी बीमारी से संबंधित, तो आप पुरुष को चेक करना और स्त्री को चेक करना, मतलब लड़का चेक करना है और लड़की चेक करनी है कि ये कैसी हैं। ठीक है। मैंने बोला वर्णांत पुरुष, तो इसका मतलब मुझे वर्णांत पुरुष ये लेना है। ठीक। विवाह एक सामान्य स्त्री से, तो सामान्य स्त्री तो आपको पता होगी, पुरुष है एक्स सी वाई, सामान्य लड़की होगी एक्स एक्स। ठीक। से होता है तो इनका रोग पुत्रों व पुत्रियों में किस प्रकार होगा। कहने का मतलब है एक या इसके साथ करो, इसके साथ करा दो। ठीक है। इसके साथ कराओ, 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 और नीचे लिख दो क्या आ रहा है। ठीक है ना। मतलब एक तरफ पुरुष एक तरफ स्त्री लिखकर दोनों के एक शुक्राणु ले लो, एक अंडाणु ले लो, दोनों को मिला दो, बच्चा पैदा करवा दो, तुम आराम से बालक पैदा होंगे। अगला प्रश्न देखो, जब एक वर्णांत स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से करा दिया जाता है तो इनसे उत्पन्न संतानों में पुरुष में वर्णांता के गुण होंगे जबकि पुत्रियां वाहक होंगी। देखा चित्र बनाओ, देखो कैसे करना है प्रश्न, ये सिखा देता हूं मैं तुम्हें, सीखोगे। चलो, एक वर्णांत स्त्री, ठीक है, विवाह करती है किससे, सामान्य पुरुष से। करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, देखो पूरा समझाऊंगा अच्छे से। वर्णांत लड़की के लिए लिखेंगे एक्स सी। ठीक है। अगर आपको सामान्य पुरुष बोलना है तो एक्स वाई। ठीक। अब आपका क्या करना है, रेखा चित्र बनाना है।
एक यहाँ से लो, एक यहाँ से लो, ठीक, और लिखो यहाँ पर XCX। ये क्या है, लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, वाहक लड़की। फिर इसका कराओ दूसरे वाले के साथ XCY। XY दिख रहा है, क्या है, ये लड़का है, लेकिन ये लड़का कैसा है, वर्णांध लड़का है। हमेशा ध्यान रखना, लड़के जो होते हैं वो डायरेक्ट वर्णांध होते हैं, लड़के वाहक नहीं होते, लड़कियां होती हैं वाहक, ठीक है। उसी तरीके से इसका इसके साथ कराएंगे तो XCX, ये भी वाहक लड़की आई, और इसका कराएंगे इसके साथ तो हो जाएगा XCY, ठीक है ना। ये हो गया वर्णांध लड़का। मतलब दो लड़कियां तो इसमें वाहक हैं और दो लड़के इसमें वर्णांध हैं। इस तरीके से आप रेखा चित्र बनाकर ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। क्लियर है। आइए अगला देखते हैं हीमोफीलिया। इसे ब्लीडर रोग भी कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता या बहुत देर से बनता है। लगातार रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। यह रोग अप्रभावी एक्स संलग्न जीन के कारण होता है। इसमें रुधिर स्कंदन कारक 8 का भी अभाव होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप इसे याद करके जरूर जाना, ठीक है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, बार बार बोलूँगा कि एक बार वीडियो में काम नहीं चलेगा, 2 से 3 बार आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। आपको 10 नंबर चाहिए 30 मिनट के अंदर, तो आपको सिंपल सी वाली बात बता दें, एक बार में चीज़ें आपके समझ में आएंगी, दूसरी बार में वो धीरे धीरे दिमाग में सेव होंगी। तो थोड़ा सा टाइम देना, इस वीडियो को प्यार से देखना, चीज़ों को समझना, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होगी। XHX आए तो वाहक लड़की, H का मतलब यहाँ पर हीमोफीलिया है और वहाँ पर C का मतलब कलर ब्लाइंडनेस था। XHXX हो तो हीमोफिलिक लड़की, XHY हो तो हीमोफिलिक लड़का, ठीक है। करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो पहले हम करते थे। हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह, पुरुष के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, एक सामान्य स्त्री से करा दिया गया। सामान्य स्त्री का मतलब XX और हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का मतलब XHY, ठीक है। संतानों में रोग की वंशागति की रेखा चित्र की सहायता से समझाओ। तो देखो X, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आज बहुत दिन से कलर चेंज नहीं किया मैंने। कौन सा कलर ले लूँ भाई, ब्लैक से काम चल जाएगा, चलो ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। XHY ये तो हो गया पुरुष, XX ये हो गई लड़की, ठीक है। इसका अब मैं क्या कराऊंगा, रेखा चित्र की सहायता से मैं क्रॉस कराऊंगा। एक X इधर से लो, एक इधर से लो, XHX, XX का मतलब लड़की, ठीक है, और एक X के ऊपर H हो तो समझ जाना वो वाहक लड़की, ठीक है। दूसरा लो XHX, ये भी लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, वाहक लड़की, क्लियर। दूसरा इसके साथ कराओ XY, ठीक है, और एक इसके साथ करा दो XY, मतलब 2 लड़कियां पैदा हुई, ठीक है, और वो दोनों लड़की कैसी थी, वाहक थी हीमोफीलिया की। 2 लड़के पैदा हुए, लेकिन दोनों लड़के कैसे हैं, सामान्य, ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पिता वर्णांध थे लेकिन कोई भी बच्चा नहीं, पिता हीमोफिलिक थे लेकिन कोई भी बच्चा हीमोफिलिक पैदा नहीं हुआ, क्यों, तो आप कहेंगे क्योंकि इनकी जो माता थी वो सामान्य थी, इसलिए किसी भी बच्चे में हीमोफीलिया का गुण नहीं आया। आइए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष का विवाह, तो पुरुष को कौन सा लेना है आपको, सामान्य पुरुष। सामान्य पुरुष का मतलब तो समझ गए होंगे तुम, ठीक है, सामान्य पुरुष का मतलब XY। वाहक लड़की के साथ शादी कराते हैं तो संतान में रोग किस प्रकार होगा, तो देखो इसको भी हम करके दिखा देते हैं आपको। सामान्य पुरुष है XY, वाहक लड़की है XHX, ठीक। आइए इसके साथ करा दो तो XHX आ जाएगा, ठीक। इसके साथ कराएंगे तो XX आ जाएगा, इसके साथ कराएंगे तो XHY आ जाएगा, इसके साथ कराएंगे तो XY आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 संतानें हैं और चारों संतानें अलग अलग हैं, मतलब 25% यहाँ पर आएगा। परसेंटेज भी कभी कभी निकालना पड़े तो निकाल देना 25%, क्लियर है। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरीके से जेनेटिक्स के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप उनके जवाब दे पाएंगे, ठीक है ना।
और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और ऐसे कोई भी जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपकी क्लास में हो या आपके दोस्त हों या आपके भाई हों बहन हों, ऐसे सभी स्टूडेंट जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, या ऐसे कोई स्टूडेंट जो मतलब गरीब स्टूडेंट है जो के पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो आप थोड़ी सी भाई मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ी उसकी हेल्प कीजिए कि इस वीडियो को उस हर व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए जो बायोलॉजी पढ़ता है या फिर जो बायोलॉजी में अच्छे नंबर लाना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो वो ये चाहता है कि कम टाइम में मैं कुछ अच्छे नंबर ला सकूं, या लास्ट टाइम में ऐसा मैं क्या पढ़ूं जिसके कारण मेरे अच्छे नंबर आ सकें। तो इसके लिए आपको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है। आप अपने स्टेटस पे इसका लिंक भेज सकते हैं, आप अपने किसी ग्रुप में डाल सकते हैं, आप जहाँ जहाँ आपके बायोलॉजी के जो भी आपके रिलेशन में हैं, जो भी कांटेक्ट में हैं, उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और बता दीजिए कि ये 101% इसमें से क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो पेपर में आएंगे ज़रूर। इन वीडियो को देखने के बाद कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, इस बात की गारंटी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मेरी जो स्टडी टिप्स जो मैंने आपको प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, हर वीडियो के बाद या एग्ज़ाम से पहले उनको देखकर जरूर जाना। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ इन चीज़ों पर क्योंकि भाई मैं ये चाहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में नंबर बहुत अच्छे आएँ, आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर आओ, जिससे आप अपना नाम करो, मेरा नाम करो, आप अपने घर वालों का नाम करो। ठीक है, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, और लास्ट में जय रस्तु।